एक बार फिर से आप लोग का द नीट चैनल पे स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े थे, जो कि क्लास 10 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक था। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या है? हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी रिटेन एज p बाई क्यू। किसी नंबर को अगर हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर हो और q ज़ीरो नहीं हो, तो उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। इसी का अपोजिट क्या होगा? ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन एज p बाई क्यू, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called irrational number। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ ऑब्वियसली p और q क्या है? इंटीजर है। तो अगर हम इस फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स इसको देख लेते हैं। रूट टू यहाँ पर क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इसको √2/1 भी लिख लें तो 1 तो इंटीजर हो जाएगा, लेकिन √2 इंटीजर नहीं है। मतलब इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये निगेटिव में भी -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक, बीच में 0 आएगा। तो ये इंटीजर्स हो गए। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर से 2/3, यहाँ 2 और 3 इंटीजर हो गया, तो हम इसको रेशनल कहेंगे। लेकिन यहाँ √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फ्रैक्शन में कुछ नंबर है 1.01, 001, 0001, इस तरह से ये एक्सपेंड होते जा रहा है। तो ये सब नंबर भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। एक नंबर पाई है जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये पाई एक कांस्टेंट है जो क्या होता है? सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। यह भी एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इरेशनल नंबर को समझ सकते हैं कि जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह सभी नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। और जिन स्टूडेंट्स को इससे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर में प्रॉब्लम होगा, तो वह प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और उसको मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। अब हम लोग थ्योरम 1.2 को देखते हैं। यह थ्योरम 1.2 क्या कहता है कि अगर p कोई प्राइम नंबर हो और p a² को डिवाइड करता हो, तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। लेट p be a prime number and p divides a², then p divide a where a is a positive integer। अब इसको हम प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि a का प्राइम फैक्टर क्या है? लेट a = p1 × p2 × p3
इंटू पी एन। ए कोई पॉजिटिव नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर इस तरह से हम लिखते हैं P1, P2, P3 एंड Pn। देन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ए। इट मीन्स P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn। तो इस तरह से ए स्क्वायर हमें मिलेगा। ए स्क्वायर यानी a इंटू ए, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn। फिर इसको रिपीट करते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn। इस तरह से जो n प्राइम फैक्टर होगा a का, उसको रिपीट करके 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर इंटू Pn स्क्वायर। इस तरह से हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े हैं, जिसमें क्या कहते हैं, किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो इफ P डिवाइड्स A, then P is one of the factors of A which belongs to P1, P2, P3 एंड Pn। मतलब अगर P A को डिवाइड करता है तो A का जो फैक्टर होगा, A का जो फैक्टर है P1, P2, P3, Pn, इसमें से ही कोई ना कोई वैल्यू P का होगा, यानी P इसी में से कोई ना कोई होगा। तो ऑब्वियसली जब हम इसका स्क्वायर करेंगे देन P also belongs to P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर। अगर P1, P2, P3, Pn में से कोई एक है तो P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर, इस सब में से भी कोई एक P होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह A स्क्वायर में भी P एक फैक्टर के रूप में है, यानी P जो है वह A स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। 10 P कैन डिवाइड A स्क्वायर ऑल्सो। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर P A को डिवाइड करता है तो इसमें से ही कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। तो इस प्रकार A स्क्वायर में जो P1, P2, P3, Pn है, इसमें से कोई ना कोई एक P होगा। तो एक फैक्टर इसमें भी P आ जा रहा है, यानी P A स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब हम लोग थ्योरम 1.3 देखते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक
इरेशनल नंबर है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि हम पहले जो प्रूव करना है उसके अपोजिट में उसको मान लेते हैं। जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल मान लेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये बताएंगे लास्ट में कि यह रेशनल के तो कहना गलत हो रहा है, जो हमने पहले जो स्टेटमेंट दिया था उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो गलत है, यानी इसका जो अपोजिट है वो सही है। यानी रेशनल मानेंगे और उसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इरेशनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं, इफ पॉसिबल। अगर संभव हो तो हम मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, देन √2 इक्वल टू a/b, वेयर a and b are co-prime integers। ठीक है, हम मान लेते हैं कि √2 इक्वल टू a/b, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम भी है और इंटीजर भी है। तो फिर इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √2b इक्वल टू a। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, 2b² इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या होगा, 2 इज ए फैक्टर of a², hence 2 is also a factor of a। 2b² इक्वल टू a², यहाँ पर 2 a² का एक फैक्टर है तो 2a का भी एक फैक्टर होगा। अब हम मान लेते हैं a इक्वल टू 2m। चूँकि 2 एक फैक्टर है तो इसको हम मान लिए a इक्वल टू 2m। देन a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर यानी 4m²। और हम यहाँ देख चुके हैं कि a² किसके इक्वल है, 2b² के इक्वल। तो a² के जगह पर हम 2b² रख सकते हैं। 2b² इक्वल टू 4m², सिंस a² इक्वल टू 2b²। फिर ये सॉल्व करने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, b² इक्वल टू 2m²। तो अभी हमने जो देखा ये सिमिलर कंडीशन यहाँ आ गया, 2b² इक्वल टू a²। उसी तरह से यहाँ पर b² इक्वल टू 2m²। तो यहाँ भी एक क्या हो गया,
2 is a factor of b square, hence 2 is also a factor of b। अब हमने यहाँ देखा 2a का भी फैक्टर है और 2b का भी फैक्टर है। तो इस तरह से 10 2 is a factor of both a and b। 2 a और b दोनों का फैक्टर हो गया, जबकि हमने माना था कि a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या हो गया? जिसका को फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। तो इस तरह से हमने जो माना है उसका ये अपोज कर रहा, कंट्राडिक्ट कर रहा, यानी हमारा जो मानना है वो गलत है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विच कंट्राडिक्ट आवर assumption that a and b are co-prime। तो a एंड b को प्राइम है, ये हम जो एजम्पशन किए थे वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। यानी ये क्या होगा? इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। Therefore, it is an irrational number। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने माना कि √2 जो है वो a/b के इक्वल है और a और b को प्राइम है। इस तरह से हम प्रूव करके देखते हैं कि 2 जो है यह को प्राइम नहीं होके, a और b जो है को प्राइम नहीं होके उसका कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है। तो जो कि हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है। यानी हमने जो माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। तो जब रैशनल नंबर रॉन्ग है इसका मतलब √2 क्या होगा? इरेशनल नंबर। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और सिमिलर वे में हम इस तरह के सभी क्वेश्चंस को √3 √5 इस सब को भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। लैंग्वेज बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ जहाँ जहाँ 2 है उसके जगह पर 3 और 5 होगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होगा। एग्जाम्पल 5 में ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसको हम जो प्रीवियस थ्योरम में जो कि क्या था, √2 इज एन इरेशनल नंबर, उसको जिस तरह से हमने प्रूव किया था सेम उसी तरह से इसको भी प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, √3 को मान लिया कि रेशनल नंबर है। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तब हम उसको हम a/b के
रूप में लिख सकते हैं, देन √3 इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। यानी √3 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर। तो अगर हम इसको फिर सॉल्व करें आगे तो हमें क्या मिलेगा, √3b इक्वल टू a, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पर मिल जाएगा 3b² इक्वल टू a²। तो इसका मतलब क्या हो गया, थ्री इज ए फैक्टर ऑफ a², then 3 is also a factor of a। ठीक है, अगर 3b² इक्वल टू a² है, इसका मतलब एक फैक्टर 3 हो गया, तो 3a² का फैक्टर हो गया। तो जब a² का फैक्टर है तो हमने प्रूव किया था कि अगर a का कोई फैक्टर p हो, कोई प्राइम नंबर हो, तो वह a² का भी होगा। तो इसका कन्वर्स यानी a² का ये 3 फैक्टर है तो a का भी फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम इसको मान लेते हैं a इक्वल टू, लेट a इक्वल टू 3m। देन इसको फिर से अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू 9m²। ठीक है, हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिल गया, a² इक्वल टू 9m²। अब a² के बदले हम क्या रख सकते हैं, 3b²। इस तरह से 3b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m²। और फिर जब ये कैंसिल होगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो b² इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3m²। ठीक है, b² इक्वल टू हो गया 3m²। तो b² का एक फैक्टर 3 हो जाएगा, देन 3 इज ए फैक्टर ऑफ b²। अगेन 3 is also a factor of b। 3b² इक्वल टू 3m²। तो इसका मतलब 3b² का एक फैक्टर हो गया और 3b का भी तब एक फैक्टर होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जो है a का भी फैक्टर है और 3b का भी फैक्टर है। तो इस तरह से 3 क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। thus 3 is a common factor of b। जबकि हमने क्या माना है, a और b कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, 3 जो है यह कॉमन फैक्टर होगा a और b का, जबकि हमने माना है कि a और b क्या है, को प्राइम। तो a और b को प्राइम है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया जो कि हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है, which contradict
एजम्पशन, हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, देन √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। Therefore, √3 is an irrational number. ठीक है, हमने माना था कि a और b को प्राइम है, जबकि उसका कॉमन फैक्टर 3 आ गया। तो कॉमन फैक्टर 3 आने के कारण यह हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। यानी हमने जो माना था कि √3 एक रेशनल नंबर है, वह रॉन्ग प्रूफ हो गया, यानी रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 6 में एक क्वेश्चन है, शो दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर चैप्टर में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक टाइप का जो हमने पहले डिस्कस किया है, √2, √3, √5, इस तरह का क्वेश्चन, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना, उसको उस तरह के सभी क्वेश्चन को एक तरीके से करेंगे। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट स्टेप्स होगा, कुछ अलग तरीके से इसको प्रूव करेंगे। स्टार्टिंग सेम रहेगा। हमने इसको क्या किया है प्रूव करने के लिए, मान लिया 5 - √3 इज़ ए रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 5 - √3 = p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब भी हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि 0 से डिवाइड करना डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म होगा, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। तो अब आगे इसको हम प्रोसेस करते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इधर अगर √3 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, और p/q को हम इधर लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 5 - p/q = √3। ठीक है, अब यहाँ LHS में अगर देखें तो क्या है, 5 इंटीजर है, और यानी 5 को हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, और p/q एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होता है। तो क्लियरली LHS = 5 - p/q is a rational number। Then √3 should be a rational number। But we know that √3 is an irrational number। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS में ये क्या है, 5 - p/q जो कि रेशनल नंबर है।
लेकिन RHS में √3 जो है, तो LHS और RHS इक्वल होता है, तो √3 को भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं और पिछले एग्जाम्पल में प्रूव भी कर चुके हैं कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये कंट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। √3 इरेशनल नंबर है, जबकि हमें यहाँ पर मिल रहा है रेशनल नंबर, जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये जो हम माने हैं वो रॉन्ग प्रूफ होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 5 - √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विच कंट्राडिक्ट then 5 - √3 is not a rational number, therefore it is an irrational number। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें बस हमको ये प्रूव कर देना है, रेशनल और इरेशनल को सेपरेट कर लेते हैं, एक साइड में रेशनल को ले आते हैं और एक साइड में इरेशनल को ले आते हैं। चूँकि इक्वेशन है तो दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता है, यानी दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है। इसलिए जो हमने माना है कि यह रेशनल नंबर है, यह रॉन्ग है, यानी ये इरेशनल नंबर हो गया। ये लास्ट एग्जाम्पल 7 है, जिसमें हमें प्रूव करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर। शो दैट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो लास्ट जो हमने बताया था लगभग उसी तरह से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि 3 √2 is a rational number। Let 3 √2 is a rational number, then 3 √2 equal to P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू P/3Q। P/3Q, 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इधर LHS में √2 है और इधर RHS में P/3Q है, यानी इधर इरेशनल है और इधर रेशनल है। सिंस P/3Q is a rational number, but √2
इज एन इरेशनल नंबर। LHS में देख रहे हैं इरेशनल और RHS में रेशनल, जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमने जो माना था वो रॉन्ग है। देन 3√2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो जब इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? देयरफॉर 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, मेनली 2 टाइप का ही क्वेश्चन इसमें से आता है। एक जो अभी हमने अभी देखा है और लास्ट एग्जाम्पल में था, और दूसरा √2, √3, √5, √7 इस टाइप का होगा। तो दोनों का जो प्रूव करने का लगभग तरीका है इस तरह से है। थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टार्टिंग और एंडिंग में जो लैंग्वेज है लगभग सेम रहता है। तो इस तरह से थोड़ा सा गौर करने के बाद इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का अब ये कंसेप्ट जो है लगभग क्लियर हो चुका है। हमने इसको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था लगभग कवर कर लिया है। तो आप लोग का जो होमवर्क होगा अभी न्यू बुक के अनुसार होमवर्क क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज 1.2 यानी इरेशनल नंबर से रिलेटेड। ओल्ड बुक में क्या होगा? इरेशनल नंबर वाला जो चैप्टर है जिसमें √3, √5 को प्रूव करना है और इस तरह का जो क्वेश्चन है, तो उसको उसमें 3-4 क्वेश्चन ही है, बहुत कम क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो डाउट होगा उसको कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इसको देखिए, पहले अच्छी तरीके से देखिए, फिर उसको शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको बताइए। धन्यवाद।